अब जरा इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, इसमें सीधे सीधे ये कह देना कि ये बुरी नीयत से किया जा रहा है, एक मैलिशियस डिजाइन है, ये पूर्वाग्रह नहीं है क्या? बिल्कुल, ये पूर्वाग्रह नहीं है। देखिए, बात यह है कि पिछले 1.25 साल से इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा फैक्ट्स जानने के लिए। वानखेड़े साहब अपनी सर्विस के दौर से ही लगातार मुंबई में पोस्टेड रहे। बीच में इनका तबादला दिल्ली हो गया। वहां इन्होंने वापस मुंबई आने के लिए इन्होंने एक बीजेपी के कुछ नेताओं को एक स्वप्न दिखाया कि अगर आप वापस मेरी वहां पे पोस्टिंग करा देते तो मैं 2-3 कामों में आपकी मदद कर सकता हूं। एक तो ये कि मैं हर दिन वहां की सरकार के लिए किसी ना किसी प्रकार की मुश्किलें खड़ी करूंगा। दूसरा ये कि वहां पर मैं एक्सटॉर्शन का काम भी करवा के आपके पास आपकी झोलियां भर सकता हूं। ये सारा काम चल रहा था, ये पिछले अभी से नहीं चल रहा। ये असम्पशन है, इसके सबूत है आपके पास? ये सबूत है, सबूत के आधार पे मैं आपसे बात कह रहा हूं। और जो सबूत हमको कोर्ट पे देना है वो हम देंगे। इस देश के अंदर 4 स्तंभ है जहां पर हम अपनी बात कह सकते हैं डेमोक्रेसी के। एक लोकसभा, एक सरकार है, एक कोर्ट है और एक मीडिया है। हमने सबसे पहले मीडिया को चुना, मीडिया के माध्यम से हमने अपनी बात रखी। अब जहां हमको दूसरी फोरम पे जाना होगा वहां पर भी हम लोग जाएंगे, उसमें रोकने की क्या बात है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक्सटॉर्शन का गैंग चला रहे हैं समीर वानखेड़े के साथ मिलकर। और ये इसलिए सिद्ध होता है कि सारे बीजेपी के नेतृत्व, सारे बीजेपी के नेता समीर वान, हम लोग जब ये जो एक्सटॉर्शन की बातें हम सुनते हैं, नहीं एक सेकंड श्रीवास्तव साहब, अनिल देशमुख के बारे में हम एक्सटॉर्शन की बात सुनते हैं कि वो एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे थे। अब इधर हम एक्सटॉर्शन की बातें सुन रहे हैं। मतलब हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं बस इसी काम में लगा हुआ है क्या? बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि अनिल देशमुख साहब के बारे में आप ये कह रहे हैं अनिल देशमुख भी इसी तरह के काम में लगे हुए थे, उनके अंडर में महकमा भी इसी काम में लगा हुआ था, आप ये कह रहे हैं? आप मेरी बात सुनेंगे? अनिल देशमुख साहब के ऊपर जो आरोप लगा उसकी जांच सीबीआई कर रही है और ईडी कर रही है। आज तक वो किसी एक व्यक्ति को प्रोड्यूस कर पाए जो ये कहता हो कि इन्होंने 1 रुपया मुझसे लिया। ये आरोप है, हम प्रूफ दे रहे हैं। 25 करोड़ लेने की जानकारी हमने नहीं दी है। वो आदमी हमारा नहीं है, वो प्रभाकर जो था वो एक इंडिपेंडेंट गवाह था। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। एलन राव साहब के पास एक बात मैं समझने के लिए फिलहाल जाना चाहता हूं। एलन राव साहब, ये जो एनडीपीएस के तहत जांच होती है, इसके लिए मैनुअल निर्धारित है कि आप किस तरीके से इसको प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं, आपकी मर्यादा क्या रहेगी, किन टेनेट्स के भीतर आपको काम करना है, और अगर इससे बाहर करेंगे आप तो फिर आप अमर्यादित माने जाएंगे और वो कंडक्ट के हिसाब से सही नहीं होगा। यहां कहीं पर भी क्या समीर वानखेड़े या उनके दल की तरफ से उसका उल्लंघन दिखाई देता है क्या आपको? देखिए, अपेरेंटली तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें तो देखना उनकी केस फाइल से पता लगेगा, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं अभी। लेकिन ये बात सही है कि जो भी प्रोसीजर होता है, जो एनडीपीएस एक्ट में प्रोसीजर है, उसके रूल्स हैं और हमारे कानून के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से जो हमें करना चाहिए किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन में और ख़ास तौर से एनडीपीएस एक्ट की इन्वेस्टिगेशन में, वो सारे के सारे कानून और कायदे हमें मानने चाहिए। देखिए, एनडीपीएस एक्ट बहुत ही सख्त कानून है। इसमें कम से कम अगर कमर्शियल क्वांटिटी की है तो 10 साल की सज़ा कम से कम है। तो इसलिए कोई भी कोर्ट ये देखती है ट्रायल के दौरान कि जितने भी जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, जो कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से बनाए हुए कानून के रास्ते हैं, वो सारे उसी हिसाब से किए हैं या नहीं किए हैं। अगर एक में भी अगर चूक आ जाती है तो वो केस बरी कर दिया जाता है, क्योंकि ये सख्त कानून है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।